Rahman. Assalamu alaikum. Today I am going to deliver lecture on the Transfer of Property Act, Volume 4 of 1882. We are going to discuss the brief summary of the chapter first. Preliminary object of act. Object of the act is to define and amend certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties. यहाँ पर जो है मेन ऑब्जेक्ट जो इस लॉ का है वो ये है कि हम किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को अमल दरामद कर सकते हैं बाय एक्ट ऑफ लॉ के जरिए, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टीज के थ्रू हम जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से कर सकते हैं। द एक्ट देयरफॉर डज नॉट अप्लाई टू ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये एक्ट हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो हम एक्शन ऑफ लॉ के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करें। फॉर एग्जांपल, हम टेस्टामेंट्री किसी एफिडेविट या दस्तावेज़ की बुनियाद पर कोई प्रॉपर्टी जो है वो नहीं कर सकते। एंड इन टेस्टेट, कोई शख्स अगर जो है उसका इंतकाल हो गया है और उसकी विल मौजूद नहीं है तो हम उसकी बुनियाद पर भी जो है ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगेन जो है सक्सेशन और फॉरफिचर, कोई प्रॉपर्टी जब्त की गई हो कानून के तहत, या इंसॉल्वेंसी किसी इदारे के तहत मॉर्गेज की सूरत में, या किसी और जो है वो डेबिट पे ना करने की सूरत में, तो और या जो है कोई भी प्रॉपर्टी जो कोर्ट के ज़रिए सेल हो रही हो तो उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। Preamble. This act defines and amends certain parts of the law relating to the transfer of property. ये कानून जो है वो प्रोवाइड करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से मुतल्लिक कुछ कवानीन। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, ये कम्प्लीटली जो है वो इसको फॉलो अप नहीं करता। दैट मीन्स इट इज़ नॉट एप्लीकेबल completely or the all parts of this law, but deals with only such transfers are made by the act of parties. ये सिर्फ जो है वो उन डील्स को फुलफिल करता है जो बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज है। फॉर एग्जांपल, सेल है, गिफ्ट है, मॉर्गेज है, लीज है, एक्सचेंज है, इस तरह की तमाम प्रॉपर्टी जो है वो अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एग्जीक्यूट की जा सकती है। इट डज नॉट डील विद द ट्रांसफर मेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, सक्सेशन, फॉरफिचर एंड कोर्ट सेल्स। द स्कोप ऑफ द एक्ट इज फर्दर लिमिटेड टू ट्रांसफर इंटरवाइज। मजीद ये एक्ट इस चीज़ का पाबंद करता है कि कोई भी चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी तो वो लिविंग पर्सनस के दरमियान में जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन और अ पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन among living persons. Disposal of property by will, for instance, will not be governed by this act. कोई भी प्रॉपर्टी जो विल की बुनियाद पर डिस्पोज की जाएगी वो जो है इस एक्ट के तहत डिस्पोज ऑफ नहीं की जा सकती। उसके लिए सेपरेट स्टैट्यूज जो है वो मौजूद हैं जो कि इस एक्ट के ज़ेरे शामिल नहीं आते। टेरिटोरियल एक्सटेंट, जी इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ये एक्ट मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल नहीं है पाकिस्तान पर। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्ट आर हाउएवर अप्लाइड बाय द कोर्ट्स इन पाकिस्तान। और जो जनरल प्रिंसिपल्स है इसका वो कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इसको बाउंड करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ जस्टिस, इंसाफ के लिए, इक्विटी, मसावात के तौर पर, एंड गुड कॉन्सेंस और इन अ गुड फेथ। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन, सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने अपने नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो इस चीज़ को नाफिजुल अमल कर सकती हैं एज ए कम्प्लीटली और एज अ पार्टली और एज अमेंड विद द टाइम टू टाइम। ठीक है जी। अंडर सेक्शन 4 द चैप्टर्स
and section of this act relating to the contract have to be treated as part of the contract act. इसमें से जो सेक्शन 4 है उसमें से जो चैप्टर्स हैं जिसमें सेक्शन और एक्ट्स शामिल हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक हैं, तो वो बतौर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. सिमिलरली सेक्शन 50, पैरा 2, 3, 59, 107 एंड 123 आर टू बी रीड एज सप्लीमेंटरी टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट. वो भी जो है इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट की तरफ से तरमीम किए गए हैं. अब यहाँ पर जो है बुनियादी तौर पर आता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हैं, या ये एक्ट जो है बुनियादी तौर पर किन चीज़ों को जो ये फॉलो अप करता है. शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. Commencement, it shall come into force on the first day of July 1882. Extend this act or any part thereof may be notification in official gazette be extended to the whole or any part of a province by the provincial government, and any provincial government may from time to time by notification in the official gazette. यानी कि शॉर्ट टाइटल क्या है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. कमेंसमेंट क्या है, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882. एक्सटेंड, लिमिटेशंस इसकी क्या है कि ये या तो कम्प्लीटली या पार्शली जो है वो मुकम्मल पाकिस्तान पर या जो है प्रोविंसेस पर विद द कंसेंस ऑफ देयर प्रोविंशियल असेंबली एप्लीकेबल है. अब इसमें कोई भी इजाफा या तरमीम जो कि ऑफिशियल गजट में शाया किया जाएगा, ख्वाह वो रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बैक से देखना, लुकिंग फ्रॉम अ बैक, और हैविंग ऑपरेशन फ्रॉम अ पास्ट टाइम, यानी कि माजी से उसको नाफिजुल अमल करना. और प्रोस्पेक्टिवली, ये इसका अपोजिट है. प्रोस्पेक्टिवली के मीनिंग होते हैं बीइंग ऑपरेट विद द टाइम इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में जो है वो उसको ऑपरेट किया जा सके. अब मजीद इसमें है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 54, पैराग्राफ 2 and 3, 59, 107 and 123 shall not extend or be extended to any district or tract of country for the time being excluded from the operation of the Registration Act 1908 under the power conferred by the first section of the Act or otherwise. अब मज़ीद इसकी जो वजाहत की जाती है उसमें जो है ये बात प्रियम्बल में ये बात की जा रही है. द प्रियम्बल शोज दैट द एक्ट डज नॉट प्रोफेस टू बी अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव कोड. ये बात यहाँ पर वजाहत के साथ की जा रही है कि ये एक्ट मुकम्मल तौर पर जो है वो नाफिजुल अमल नहीं है, और उसके नाफिजुल अमल ना होने की वजह सिर्फ यही है कि प्रोविंशियल ग्राउंड रियलिटीज़, यानी कि जो चीज़ जहाँ पर एप्लीकेबल है और वो उसकी प्रोविंशियल असेंबली अगर वो इस बात की इजाज़त देती है तो वहाँ पर ये चीज़ जो है वो एप्लीकेबल हो सकती है. अगेन इसमें जो है रिपील ऑफ एक्ट्स, सेविंग ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स, incidents, rights, liabilities in the territories to which this act extend for the time being. The enactment specified in the schedule hereto annexed shall be repealed to the extent therein mentioned, but nothing herein contained shall be deemed to effect. यानी कि जो चीज़ें रिपील की गई हैं इस एक्ट में से, या जो चीज़ें यहाँ पर जो है वो महफूज की गई हैं, या कोई राइट्स हैं या लाइबिलिटीज़ ड्यूटीज़ हैं या कोई चीज़ें हैं, वो इसमें वैसे ही मौजूद हैं जैसा कि कानून में जो है वो उनको दिया गया. द प्रोविजन ऑफ एनी इनेक्टमेंट नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, कोई भी प्रोविजन जो है वो इस कानून की वो रिपील्ड नहीं है. एनी टर्म और इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई कंडीशन, कोई टर्म या कोई भी प्रोविजन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी,
which are consistent with the provision of this act, जो इस एक्ट से मुतशाबे हैं, जो एक इस एक्ट की हेल्प करती हैं, विच आर कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड आर अलाउड बाय द लॉ, और कानून उनको प्रोवाइड करता है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वो नाफिजुल अमल हों। एनी राइट और लाइबिलिटी, कोई हक, कोई जिम्मेदारी, कोई ड्यूटी अराइजिंग आउट ऑफ अ लीगल रिलेशन, जो कि कानूनी ताल्लुक की बुनियाद पर जाहिर होती है, कॉन्स्टिट्यूटेड, वो तजवीज़ की गई थी या वो मुश्तमिल थी बिफोर द एक्ट कम्स इनटू फोर्स, इस कानून के फोर्स होने से पहले, और एनी रिलीफ इन रिस्पेक्ट, और इसी तरह कोई रिलीफ इस कानून के तहत अगर दिया गया होगा तो सच राइट और लाइबिलिटी, और वो भी जो है वैसे की वैसे जो है वो मौजूद है। Save as provided by the section 57 and chapter 4 of this act, इस एक्ट का चैप्टर 4 प्रोविजन 57 जो है वो इसको प्रोवाइड करता है, वो तमाम चीज़ें जो कि वहाँ पर तफसील के साथ बयान की गई हैं, विच वी विल डिस्कस लेटर, ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय in execution of a decree or order of a court of competent jurisdiction, and nothing in the second chapter of this act shall be deemed to affect any rule of Muslim law। यानी कि जो इस्लामिक लॉज हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, या जो है दिगर लॉज हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या जो है मुंसलिक हैं, या उस वो तमाम के तमाम लॉज को जो है वो ये किसी भी तरीके से वो हिट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक बात की गई है, नॉट retrospective effect। The general principle is that retrospective effect should not be given to act affecting substantive, यानी कि कोई भी कानून अगर वो माजी में मुअस्सर था तो उसे इस कानून के साथ मुतशाबियत रखते हुए प्रेजेंटली भी वो उसी तरह मुअस्सर है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट रूल्स एज टू प्रोसीजर आर एन एक्सेप्शन, लेकिन जो उनके रूल्स हैं उनको जो है एज ए प्रोसीजर तब्दील किया जा सकता है, वो इसमें शामिल नहीं है। For no suitor has any vested right in the course of procedure। Now the Transfer of Property Act affects substantive rights and obligation and is not a law of procedure merely, hence the legislature does not intend to give any retrospective effect, so the act does not apply to the cases where the legal relationship of the parties was constituted before the act came into force। यानी कि वो तमाम एग्रीमेंट्स, वो तमाम मामलात, वो तमाम चीज़ें जो इस लॉ के एप्लीकेबल होने से पहले वजूद रखती थी और वो चीज़ें अपनी हैसियत रखती हैं, उन पर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। बट फॉर द फ्यूचर जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मौसर हो सकती हैं, और फ्यूचर में जो भी इस तरह की एग्जीक्यूशन होगी, जो भी इस तरह के मामलात होंगे, उन पर ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। ट्रांसफर बाय ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, the result of the saving clause enacted by section 2 is to complete emphasize the fact what that the provision of section 57 and these contained in chapter 4 must apply to transfer by operation of law। यानी कि सेक्शन 57 ये प्रोवाइड करता है, ये डायरेक्शन देता है कि कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है और वो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ है, तो उसको फिर जो है उसी कानून के तहत उन्हीं प्रोविजंस को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसफ़र किया जाएगा। दैट विल बी द हेल्पफुल। विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ सेक्शन 57 वी कांट डू दिस for the sake of the applicability of this law। Such a positive provision contained in section 2D must prevail over the definition of the transfer of property prescribed by section 5 and so, notwithstanding the definition prescribed by section 5, the letter part of section 100 must be deemed to include auction sale। Nothing in the second chapter Section 2, a saving clause, does not provide that Chapter 2 shall not apply to Muslims। It merely saves any rule of the Islamic law। यानी कि यहाँ ऐसा नहीं है कि चैप्टर
टू जो है वो मुस्लिम्स पर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ इस बात की वजाहत की गई है कि कोई भी कानून या कोई भी प्रोविजन इस लॉ की अगर वो इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है तो वो एप्लीकेबल नहीं हो, which is not consistent with its provision, where the general rules enacted in Chapter 2 are not consistent with any rule of Islamic law. The provision of Chapter 2 are equally applicable to the Muslims. Interpretation clause in this act unless there is something repugnant in the subject or context. जब हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ते हैं तो उसमें ये बात बुनियादी तौर पर आती है कि कोई भी चीज़ जिसको हम बयान करने जा रहे हैं वो या तो किसी कानून से मुतसादिम ना हो या कोई कानून पहले से अगर मौजूद है तो उसके मुतालिक ना हो, बल्कि उसमें इजाफा, तरमीम, तनसीख से मुतालिक हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर। ये जो दरख्त होते हैं ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो उगी हुई फसलें हैं, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है। और द ग्रास, घास वगैरह। इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट्स जो कि टेस्ट बतौर एफिडेविट या बतौर टेस्टामेंट्री जो है वो पेश ना किया गया। Attested in relation to an instrument means and shall be deemed always to have mean attested by two or more witnesses, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो दो या दो से ज़्यादा अफराद की मौजूदगी में वो अटेस्टेड हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों अफराद एक ही वक्त में मौजूद हों, लेकिन उनकी अटेस्टेशन और जो है एग्जीक्यूटेंट का इस अमल को देखना या इस अमल को जांचना ज़रूरी है। Registered means in a provision under the law for the time being in force regulating the registration of documents। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो इस लॉ के तहत मौजूद हैं उन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्टर्ड होना। Rooted in the earth, attached to the earth means rooted in the earth, as in the case of trees and shrubs। कि अगर ट्रीज हैं या झाड़ियां हैं तो वो जमीन के साथ उनका पेवस्ता होना। एम्बेडेड इन द अर्थ इन द केस ऑफ वॉल, जो फाउंडेशंस होती हैं, जो बुनियादें होती हैं, वो जमीन के अंदर जो है वो बनाई जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं एम्बेडेड इन द अर्थ। अटैच्ड to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached। और यहाँ ये बात भी देखी जाएगी कि जो भी चीज़ें उसके साथ परमानेंटली अटैच्ड है, जिसका बेनिफिट उठाया जा सकता है, वो सारा का सारा इसमें जो है वो शामिल है। ऑक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेबिट अदर देन अ डेबिट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज। कोई भी डेबिट जो है मॉर्गेज की सूरत में अगर सिक्योर किया गया है, उसके बाद वो सारा का सारा जो है वो ऑक्शनेबल है। यानी कि इफ अगर आप कोई हाउस जो है वो मॉर्गेज रखते हैं और आप उसकी किस्तें या उसकी चीज़ें वक्त पर अदा नहीं करते, तो वो फिर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली नहीं होती, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी मॉर्गेज या प्लेज रख चुके हुए होते हैं। वो फिर जो इदारा या जो इंस्टीट्यूट होता है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पर वो चीज़ मॉर्गेज रखी होती है और उसके लीगल राइट्स जो है जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं या इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो वो राइट्स वहाँ पर हो जाते हैं। बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन either actual or constructive of the claimant which the civil court recognize as affording grounds for relief। और इसको जो है सिर्फ सिविल कोर्ट्स जो है वो ascertain कर सकती हैं कि what are the grounds for giving the relief and what are the grounds for not providing the relief, whether such debit or beneficial interest be existence occurring conditional or contingent। कि ये जो इंटरेस्ट हैं जो इस चीज़ के साथ मुंसलिक हैं, आया ये वाक़यातन उसके साथ हैं या किसी शराइत की सूरत में है या इससे मुंसलिक है। अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस of a fact when he actually knows that fact, when but for willful abstention from any inquiry or such search which he ought to have made, or gross negligence he would have known it। Explanation: when any transaction relating to immovable property, जब कोई transaction होगी किसी immovable property की, is required by law,
वो कानून के तहत रिक्वायर है टू बी एंड हैज़ बीन इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, वो यकीनन जो है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को इफेक्ट करेगी। एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ or share of interest in such property shall be deemed to have notice of such instrument। तो ऐसे शख्स को, जो ये शख्स खरीदना चाहता है या लेना चाहता है, तो उसे इस इंस्ट्रूमेंट और इस प्रॉपर्टी का मुकम्मल तौर पर वो जायजा जो है वो ले सकता है, as from the date of registration or where the property is not all situated in one sub district। अगरचे प्रॉपर्टी जो है वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ना हो, where the registered instrument has been registered under subsection 2 of the section 30 of the Registration Act 1908 from the earliest date on which any memorandum of such a registered instrument has been filed by any sub-registrar within whose sub-district any part of the property which is being acquired or of the property wherein a share of interest is being acquired is situated, provided that the instrument has been registered and its registration completed in the manner prescribed by the Registration Act 1908 and the rule made thereunder. In the instrument or memorandum has been duly entered or filed, as the case may be, in books kept under Section 51 of that Act. The particular regarding the transaction to which the instrument relates have been correctly entered in the indexes kept under Section 55 of that Act. Explanation number 2. Any person acquiring any immovable property or any share or interest in any such property shall be deemed to have notice of the title, if any, or if any person who is for the time being in actual possession thereof। यानी कि कोई भी शख्स अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर अपने नाम करवाना चाहता है, तो ही must has to know the title of the property, the real possession of the property at that time। Explanation number 3. A person shall be deemed to have had notice of any fact of this of his agent acquires notice thereof whilst acting on his behalf in the course of business to which that fact is material, provided that if the agent fraudulently conceals the fact, the principal shall not be charged with notice thereof as against any person who was a party to the otherwise cognizant of the fraud। यहाँ ये बात की गई है कि कोई भी चीज़ जो है अगर उसको छुपाया जाएगा तो उसका चार्ज जो है वो लगाया जाएगा और उसको जो है वो वसूल किया जाएगा थ्रू कॉग्निजेंट ऑफ द फ्रॉड। सेम इसमें जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपके पास है द लेजिस्लेचर हैज वेयर अटेम्प्ट टू डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ ये जो है कानून साज जो है इदारों ने और जो है मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की डेफिनेशन दी है कि व्हाट आर द मूवेबल प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। The Transfer of Property Act simply exclude standing timbers, growing crops and grass from the category। फर्स्ट कैटेगरी में जो एक्सक्लूड की गई हैं, जो चीज़ शामिल की गई हैं, शामिल नहीं की गई हैं, वो हैं स्टैंडिंग टिम्बर, खड़े दरख्त, ग्रोइंग क्रॉप्स तैयार फसलें, एंड ग्रास और घास वगैरह फ्रॉम द कैटेगरी। द जनरल क्लॉज एक्ट 10 of 1897 section 326 include under head immovable property। अब immovable property में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? लैंड बेनिफिट्स टू अराइज, ज़मीन और उससे मुंसलिक तमाम बेनिफिट्स जो कि मुंसलिक हैं, एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, और वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन के साथ अटैच्ड हैं, मुंसलिक हैं और परमानेंटली फेस्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, और मजबूती के साथ परमानेंटली जो है वो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं
while according to the Registration Act 1908, Section 26, immovable property includes land, buildings, hereditary allowances, right to ways, light, ferries, fisheries, or any other benefit to arise out of land, and things attached to any earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth but not standing timber, growing crops and grass. यानी कि ज़मीन से मुंसलिक जो भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल है, एक्सेप्ट ग्रास के, टिम्बर्स के और जो है वो ग्रोइंग क्रॉप्स के. If the definition of the immovable property as given in the Transfer of Property Act, the General Clause Act and the Registration Act are viewed together, it is a plain that they do not tell us what immovable property is. They only tell us what is either included or not included therein. क्या चीज इसमें शामिल है और क्या चीज इसमें शामिल नहीं है. One thing is clear, however, that things rooted in the earth, कि जो भी चीज़ें जो कि ज़मीन में जिसकी रूटेड हैं, as in the case of trees and shrubs, are immovable properties, both within the General Clause Act and the Transfer of Property Act. But in the latter, standing timber, growing crops and grass, though rooted in the earth, are not included. Of these growing crops and grass from the subject matter of the sale of goods, and standing timber comes within the last part of the definition of goods in the Sale of Goods Act. To the subject there to, if the condition about severing mentioned in the definition of goods exists. Sole test to determine movable character of property, whether things attached to land becomes by agreement goods by reason of contemplation of its servience from soil. Goods also include things attached to the forming part of land, not only when intended to be served before sale, but also when agreed to be severed under contract of sale. The following have been judicially recognized as immovable property. अब ये जो हैं वो कानूनी तौर पर, अदालती तौर पर जो चीज़ें हैं जिनको हम जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल करते हैं. अ राइट ऑफ वे, अ राइट ऑफ फेरी, अ राइट ऑफ फिशरी, अ हैट, अ राइट टू होल्ड अ फेयर ऑन वंस ओन लैंड, a right for malikana, and equity of redemption, the interest of a mortgage in immovable property, a debit secured by mortgage of immovable property for the purpose of attachment and setting aside of sale, it is treated as a movable property. Mortgage decree is immovable property. Hereditary offices, right to hold land rent free, right to receive future rent and profit of land, but not rents and profits already received or even occurred. यानी कि जो लैंड से बेनिफिट्स प्रीवियसली हासिल किए गए हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है. अ वेस्टेड रिमाइंडर, द राइट टू रियर एक्स प्रॉफिट, अ प्रिंटर, attestation, an instrument of mortgage, and so also an instrument of gift must be attested. कोई भी दस्तावेज है वो ख्वाह वो मॉर्गेज की हो, ख्वाह वो गिफ्ट की सूरत में कोई प्रॉपर्टी दी गई हो, इट मस्ट बी अटेस्टेड. वो लाजमी तौर पर जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए. सेक्शन 59 एंड सेक्शन 123. But prior to the passing of the Transfer of Property Amendment Act 1926, the Transfer of Property Act contained no definition of the word attestation. And the Privy Council, in the case of Shamu Petter versus Abdul Qadir, held that attestation means that the witnesses must
C, the executant sign the documents and an acknowledgement of his signature by the executant before the witnesses was not sufficient. In other words, the attesting witnesses must be witnesses of the actual execution. यानी कि यहाँ पर जो अटेस्टर्स करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, दे मस्ट बी एक्चुअल एंड दे शुड बी attested in the presence of executant. अब यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी कि कितने अफराद हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है ऑप्शनेबल क्लेम्स भी हैं इसमें, तो फिर इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।